हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2017 की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? पूछा गया आपसे, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मल्हार राव। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव थे और होलकर वंश की राजधानी वर्तमान इंदौर थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? पूछा गया आपसे, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में। इन ऑप्शंस में से गुजरात राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है, तो उसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में मेरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पूछा गया आपसे, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद से है और उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल केंद्र कहाँ केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीतमपुर में। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र पीतमपुर में स्थित है और पीतमपुर इंदौर शहर के निकट स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया आपसे, B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मऊ में। B.R. अम्बेडकर का जन्म इंदौर के निकट मऊ नामक स्थान पर 14 अप्रैल को हुआ था और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसैंण, जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है और अमरकंटक जिले से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, महानदी नदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब किस राज्य में है? पूछा गया आपसे कि जो महानदी नदी है उसका मुख्य बेसिन हिस्सा अब किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर अटल नगर और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? पूछा गया आपसे, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एम वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ
कोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान 2020 में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्मृति ईरानी। वर्तमान दिसंबर 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी रिफाइनरी कौन सी है? पूछा गया आपसे भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिगबोई रिफाइनरी। भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी है जो कि असम राज्य में स्थित है और असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, चुनाव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पूछा गया आपसे चुनाव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में। भारत का चुनाव संग्रहालय दिल्ली में स्थित है और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2020 में है सुनील अरोड़ा। इसे आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्ष 2013 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, कांडला किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है? पूछा गया आपसे कांडला किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य का। कांडला गुजरात राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। इसे भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? पूछा गया आपसे भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1853 में। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में शुरू की गई थी और भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी जो कि मुंबई में बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी और यह ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्योंकि? आपसे पूछा गया है कि जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वह सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है यह एक सरंध्र सामग्री है। दूसरा ऑप्शन है इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है। तीसरा ऑप्शन है इनमें जल अवशोषण की उच्च मात्रा होती है और चौथा ऑप्शन है इनकी प्रत्यास्थता अच्छी होती है। तो प्रश्न है नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है। नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा जल को कम अवशोषित करते हैं इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, प्रकाश संश्लेषण की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? पूछा गया आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है उत्पादकता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है उत्पादकता एक समान रहती है और ऑप्शन नंबर 4 है उत्पादकता बढ़ जाती है। तो प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
उत्पादकता एक समान रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज़ किया जाता है वह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन है सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। दूसरा ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तीसरा ऑप्शन है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और चौथा ऑप्शन है सेल के बाहर सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। तो प्रश्न पूछा गया आपसे विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह क्या है। पूछा गया आपसे बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांच की सीट। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह है कांच की सीट। और सोलर कुकर का उपयोग सौर ऊर्जा से भोजन पकाने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। पौधों में एक प्रकार का उत्तक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है। पूछा गया आपसे कि पौधों में एक प्रकार का उत्तक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विभज्योतक उत्तक। दूसरा ऑप्शन है भरण उत्तक। तीसरा ऑप्शन है त्वची उत्तक। और चौथा ऑप्शन है संवहनी उत्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विभज्योतक उत्तक। पौधों में एक प्रकार का उत्तक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है विभज्योतक उत्तक कहलाता है। यह उत्तक पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है। पूछा गया आपसे एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है समसूत्रण। दूसरा ऑप्शन है अर्धसूत्रण। तीसरा ऑप्शन है सुधार। और चौथा ऑप्शन है पाचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समसूत्रण। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। इस परिवर्तन के लिए समसूत्रण सक्रिय प्रक्रिया जिम्मेदार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। एक कुआं तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं और पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है। पूछा गया आपसे एक कुआं तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं और पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बना रहना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या का। दूसरा ऑप्शन है जैव मंडल का। तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र का। और चौथा ऑप्शन है समुदाय का। प्रश्न है एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं और पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बना रहना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिक तंत्र का। एक तालाब का प्राकृतिक पशुओं और पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बना रहना पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया आपसे एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आई के रूप में। एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को आई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा खरीफ की फसल को इससे भी संदर्भित किया जाता है। पूछा गया आपसे कि खरीफ की फसल को अन्य किस नाम से भी संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन है शीत ऋतु वाली फसलें। दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें। तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु वाली फसलें। और चौथा ऑप्शन है बसंत ऋतु वाली फसलें। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि खरीफ की फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्षा ऋतु वाली फसलें। देखो दोस्तों यहाँ खरीफ में 3 वर्ड हैं
और बारिश, वर्षा ऋतु, बारिश में भी 3 वर्ड होते हैं, तो इसे याद करना आपको आसान होगा। और रबी और ठंड में दो अक्षर होते हैं, तो वह भी याद कर सकते हैं। यहाँ आप इसे खरीफ की फसल को बारिश शब्द से याद रख सकते हैं। तो खरीफ की फसल को किससे संदर्भित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वर्षा ऋतु वाली फसलों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। और खरीफ फसल के उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, ज्वार इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। उन तकनीकियों की पहचान करें जो कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती है। पहला ऑप्शन है सिर्फ शस्य आवर्तन, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ मिश्रित खेती, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, और चौथा ऑप्शन है सिर्फ फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग करना। तो प्रश्न है उन तकनीकों की पहचान करें जो कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं किससे बचने के लिए। पूछा गया आपसे कि जो गोताखोर होते हैं वह विशेष सूट पहनते हैं किससे बचने के लिए। पहला ऑप्शन है निम्न दाब, दूसरा ऑप्शन है निम्न तापमान, तीसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, और चौथा ऑप्शन है उच्च दाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब। गोताखोर उच्च दाब से बचने के लिए विशेष सूट पहनते हैं। जैसे जैसे पानी के अंदर गहराई में गोताखोर जाते हैं तो गहराई के साथ पानी का दबाव बढ़ता जाता है, जिससे बचने के लिए वह विशेष सूट पहनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। टेडपोल किसका विकासशील चरण है। पूछा गया आपसे टेडपोल किसका विकासशील चरण है। पहला ऑप्शन है नाग, दूसरा ऑप्शन है तितली, तीसरा ऑप्शन है मछली, और चौथा ऑप्शन है मेंढक। तो प्रश्न है टेडपोल किसका विकासशील चरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेंढक का। टेडपोल मेंढक का विकासशील चरण है। टेडपोल मेंढकों के अर्धविकसित रूप को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।